प्रथम अकादमिक सत्र में स्वागत है। और पीछे जो आप लोग बैठे हैं ना, और आगे आ जाइए। अंतिम पंक्ति में जो लोग बैठे हैं तो उनसे निवेदन होगा कि आप लोग आगे आ जाएं ताकि आपसे संवाद स्थापित किया जा सके ना। अब यह कार्यशाला जो है आपकी है और औपचारिकताएं जो थी वो पूर्ण हो चुकी है। आप सीधा अपने जो विद्वान आचार्य हैं उनसे आपका संवाद स्वतंत्र जो भी जिज्ञासा हो आप अपने संबंधित जो हमारे आचार्य उपस्थित हैं इससे आप अपनी जिज्ञासा को पूर्ण करते हैं। तो आज इस प्रथम अकादमिक सत्र के जो रिसोर्स पर्सन हैं हमारे बीच विराजमान आचार्य विजय शंकर शुक्ल जी, आप अकादमिक एडवाइजर हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र क्षेत्रीय इकाई वाराणसी के। बच्चे के क्रम में उद्घाटन सत्र में आप सबने जाना है, तो मैं प्रथमतः तो यह निवेदन करना चाहूँगा कि आप एक एक कर आएँ और अपना संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करें ताकि हम सब एक दूसरे से परिचित हो जाए, तब भी संवाद का क्रम चलेगा ना, वो ज़्यादा सार्थक होगा। एक-एक में बुलाएंगे तो आपको नहीं, वहीं से एक-एक का वो है ना, यहीं से अरे बिना माइक भी हो जाएगा। है नहीं बात नहीं तो बस मैं पीयूष कुमार तिवारी और संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के वेद विभाग का शोध छात्र हूँ। Good afternoon, sir. My name is Shruti. I am currently semester 6 BA Honours AIMC and Archaeology student from BHUSL. My name is Dr. Udita Yadav, Assistant Professor in TMPU, Bhagalpur. My subject name is Ancient History. Good afternoon, sir. Myself Dr. Kalpana Singh, Assistant Professor, Medieval and Modern History Department, University of Allahabad. I had completed my all higher education from Banai University. Good afternoon, sir. I am Bhavya Tiwari. I am a student of AME and BHU. I am Neha Singh, a student of manuscriptology and calligraphy, AME student. Surya Kumar Singh, Department of Manuscriptology, MA. Namaste, sir. I am Nagaranjita. I am a research scholar from Department of Dance, and I have done my post-graduation diploma in manuscriptology and paleography from IGNCA Bangalore. This workshop will help me for my research because I am doing research on dance with the Rashtrakuta Gujarat Pradiyar and Pala dynasty inscriptions. So that's why I have joined this workshop. Thank you. मैं हर्षवर्धन झा संपूर्ण एंड संस्कृत यूनिवर्सिटी से आर्कियोलॉजी और म्यूजियोलॉजी का पीजी डिप्लोमा का छात्र। गुड आफ्टरनून सर, हमारे से डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी डी कंप्लीट करें। Good afternoon, sir. My name is Shakha Yadav. मैं DAV से आर्कियोलॉजी का स्टूडेंट। Good afternoon, sir. My name is Arina Pandey. मैं MA आर्कियोलॉजी की स्टूडेंट। गुरुजी को सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। मेरी शिक्षा दीक्षा सब यहीं से हुई है। 2004 से मैं महामना की तरफ पूरी कर रहा हूँ। स्नातक परास्नातक दिल्ली विश्वविद्यालय से और मैं जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्कृत विभाग के अभिलेख शास्त्र विभाग में छात्र। Good afternoon, sir. Myself Aditi Verma. I am a student of Masters in Archaeology. Good afternoon, sir. I'm Mitra, MA student in AIMC and Archaeology, JU. Good afternoon, sir. I
I'm Rajnandini Jaiswal. I'm a former student of Ancient Indian History and Archaeology from India. प्रणाम सर, मैं नरेश कुमार सिंह काशी हिंदू विश्वविद्यालय का पूर्ववर्ती छात्र आर्कियोलॉजी विभाग से। थैंक यू सर। मैं आर्कियोलॉजी का सेकंड सेमेस्टर नाम तो बताइए। आशीष श्रीवास्तव। प्रणाम सर, मेरा नाम सार्थक तिवारी है। मैं एमए की स्टूडेंट हूँ आर्कियोलॉजी से। Sir, myself, Panika Chaudhary, history and archaeology from Good afternoon, sir. My name is Anika. I'm from DIP College, doing masters in AIFC and archaeology. प्रणाम सर, मैं अमन सिंह, एमए आर्कियोलॉजी। सर, मेरा नाम आशीष कुमार है। मैं हिंदू स्टडीज के छात्र हूँ। Good afternoon, sir. My name is Shivani Kumari, MA in Theology and Archaeology. Good afternoon, sir. I am Prachi Pradipur and I am pursuing my masters in BHU and I am doing masters in AIC and Archaeology. Good afternoon, sir. My name is Subhi Krishna SB. I am in MA HFC and Archaeology. नमस्कार सर, मैं शिप्रा सिंह, एमए हिंदू स्टडीज से। Pranam, sir. My name is Sonal Rani and I am a student of studies from Banaras. प्रणाम सर, मैं डेविड कुशवाहा, मैं एमए आर्कियोलॉजी का छात्र हूँ। प्रणाम सर, मेरा नाम हिमांशु कुमार है। मैं एमए एंशिएंट हिस्ट्री का छात्र हूँ। Good afternoon, sir. I am Shaka Pandian. I am student of MA second year at AIC and Archaeology department. मेरा नाम कुमार पांडे है और मैं प्रणाम सर, मैं शिव कुमार छात्र पीएचडी से। प्रणाम सर, मैं प्रशांत शुक्ला, एमए हिंदू। सर प्रणाम, मैं नरेंद्र सिंह, हिंदू अध्ययन के छात्र हूँ। सर, मैं उदयवीर यादव, एमए इन क्रिप्टोलॉजी। सौरभ कुमार, प्रणाम गुरु जी, आपका हिंदू अध्ययन। प्रणाम गुरु जी, मैं रविशंकर भी से हिंदू अध्ययन का छात्र हूँ। प्रणाम सर, मेरा नाम मुकुल कुमार है और मैं हिंदू अध्ययन का छात्र हूँ। प्रणाम सर, मेरा नाम ऋतिक कुमार है और हम हिंदू स्टडीज का छात्र हैं। प्रणाम सर, मैं शुभम तिवारी, परास्नातक छात्र हूँ हिंदू अध्ययन। प्रणाम सर, आदित्य वर्धन तिवारी, प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातन विभाग से परास्नातक और स्नातक पूर्ण हुआ है। Good afternoon, sir. I'm CVS from AIC Archaeology department. Good afternoon. I am Ratan Sartero. I am studying MA in Archaeology, originally from Sri Lanka. प्रणाम सर, मैं डॉक्टर प्रिया तिवारी, PhD, डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजियोलॉजी। प्रणाम सर, मेरा नाम पूजा कुमारी है। मैं एक शोध छात्रा हूँ AIC and Archaeology विभाग से BHU। Good afternoon, sir. My name is Sakshi Nagaj. I am a research scholar in Department of AIHC and Archaeology, Banaras Hindu University. प्रणाम सर, मेरा नाम रोशनी शेषनी है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के AIHC and Archaeology डिपार्टमेंट में रिसर्च स्कॉलर हूँ। सर प्रणाम, मेरा नाम अनुभव मिश्रा है। मैं हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शोध छात्रा हूँ। Good afternoon, sir. मेरा नाम यशोधरानंद है। मैं म्यूजियोलॉजी की छात्रा रही हूँ BHU से। सर, मेरा नाम फरीदा बेगम है और मैं म्यूजियोलॉजी की स्टूडेंट रही हूँ BHU से। जनों को प्रणाम। मैं विवेक कुमार तिवारी, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कला संकाय के पूर्व छात्र संस्कृत विभाग का, वर्तमान में मैं शोध प्रक्रिया में कार्यरत हूँ। प्रणाम सर, मेरा नाम अमरजीत है
प्रणाम सर, मेरा नाम शिवम राठौर है, MA in AISC एंड नमस्कार सर, मेरा नाम नवकांत है, मैं धर्मागम विभाग संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय प्रणाम सर, मेरा नाम करणवीर है, मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से प्राचीन का इतिहास का छात्र हूँ। सभी को नमस्ते, मैं अंकुश गुप्ता, सोम छात्र प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय। नमस्ते सर, मैं प्रीतम कुमार, छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय। प्रणाम सर, मैं अर्चना मिश्रा, AISC एंड आर्कियोलॉजी से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। Good afternoon, sir. My name is Rashmi Jaiswal. I'm a student of MA History second year from Basanta College for Women, Rajasthan. प्रणाम सर, मेरा नाम अंशु मिश्रा है, मैं यहीं पर आर्कियोलॉजी के परीक्षा। Good afternoon, sir. My name is Sakshi Ghosh and I'm doing my masters in AIC in archaeology from Malaysia. Good afternoon, sir. I am Shali Shukla from Banaras Hind University. सर, मेरा नाम प्रियंका कुमारी गुप्ता है और मैं वैदिक विज्ञान की डिप्लोमा इन वैदिक साइंस की स्टूडेंट हूँ। प्रणाम गुरुजी, हमारा नाम केसर है और हम वैदिक विज्ञान केंद्र की छात्रा हैं। प्रणाम सर, मेरा नाम पुष्पांजलि सिंह है, मैंने MA स्क्रिप्टोलॉजी कैलियोग्राफी में एज ए 2013 में ट्रेनिंग भी किया है वर्कशॉप पूर्णानंद संस्कृत विद्यालय में 1 तारीख से 15 तारीख तक इसमें वर्कशॉप हुआ था। फिर उसके बाद एज ए कैरियर टेकर पे काम कर रही था। प्रणाम सर। Good afternoon, sir. I am Sita Tripathi, pursuing MA in Archaeology from the APG College. प्रणाम सर, मैं डॉक्टर ज्योति सिंह, मैं प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग की वरिष्ठ शोधक। प्रणाम सर, मेरा नाम प्रतिभा द्विवेदी है और मैं डिपार्टमेंट से प्रणाम सर, मैं डॉक्टर कुमार, मैंने प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग से PhD जो है 2023 में सबमिट किया है। अच्छे क्रम के अंदर अगले आप भी परिचय दे दीजिए लोगों को, अपना परिचय दे दीजिए। मैं ज्ञानेंद्र राय फेलो हूँ भारत अध्ययन केंद्र में और डॉक्टर प्रियंका सिंह के साथ इस राष्ट्रीय कार्यशाला को आयोजित करने के क्रम में लगा हूँ। यस्याः प्रसादगौरं निजगद्गुरूणामप्यस्खलद्बहुगुणाः प्रसरन्ति वाचः सा वेदशास्त्रपरिनिर्मितवन्द्यदेहा भूयात् समग्रवर्गैव सरस्वती। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै आप सबका परिचय प्राप्त कर लेने के बाद मैं भयभीत हो गया। बौद्धिक प्राणियों में जो सबसे सशक्त प्राणी है ना, वो आर्कियोलॉजिस्ट है।
मैं 2011 में जिस दिन जजमेंट हुआ था राम मंदिर का, रायपुर में था, वहाँ हमारे एक वरिष्ठ सहयोगी भी थे, गुरुकर शर्मा जी थे। तो मैं जो वहाँ के कल्चर आर्कियोलॉजी के सेक्रेटरी थे, उनके साथ एक मीटिंग में गया था। तो उन्होंने कहा कि मैंने उस सरपंच को कहा है कि देखो डिस्टर्ब मत करो, नहीं मैं तुम्हारा पूरा गांव फंसवा दूंगा। तो सबसे अब आर्कियोलॉजिस्ट के सामने बात करना है। हाँ, ये इंस्क्रिप्शन जो है नहीं, हम 4th सेंचुरी BC का है, अब आप प्रमाणित करते रहिए कि AD का है, ये आपका काम है। लेकिन वो एक बार हो गया। बहुत अलग अलग विषय के विद्यार्थी, संगीत के भी आए, संगीत के विद्यार्थी विशेष रूप से, और कम से कम 10 विद्यार्थी तो पहले ही मैन्युस्क्रिप्टोलॉजिस्ट हैं इसमें। तो सबके लिए कुछ न कुछ चाहिए, इसीलिए तो आए हैं ना, इसीलिए तो आए। और यह विधा सबके लिए है। एक जियोलॉजी के भी स्टूडेंट है ना इसमें, भूगर्भ विज्ञान के लिए, जियोग्राफी, साइंस वाले आते तो उनको और मिलता, साइंस वाले आते तो उनको और मिलता। क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा कि अगर इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री को जानना है, आपको बौद्धिक इतिहास को जानना है अगर, तो मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी जानना पड़ेगा। सबको जानने के लिए हमारे पास 5 साधन हैं। कितने साधन हैं? 5। एक तो हमारी क्या है, ओरल हिस्ट्री है। हाँ, मौखिक परंपरा। आज भी, अच्छा सबसे खास बात यह है कि हमने किसी परंपरा को छोड़ा नहीं। कोई भी एक ऐसा एलिमेंट जो हमारे ऋषियों ने हमें दिया, हम उसको पकड़े हुए हैं। ये सबसे सशक्त परंपरा रही। कब शुरू हुई, आज चल रही है, इसकी कोई डेटिंग हम नहीं कर सकते। इस परंपरा में राइटिंग की कोई जरूरत ही नहीं, नो राइटिंग। और सभी संप्रदाय में आई। हमने प्रारंभ में भी कहा कि अगर ये रूल न होता, ये आर्टिकल न होता, हाँ, अब उस आर्टिकल को, इस आर्टिकल का नंबर नहीं दिया उन लोगों ने, हाँ, तो लेकिन सब ने माना। एक स्कूल के लिए था वो, एक स्कूल जिसको टेक्निकल भाषा में शाखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? शाखा। हाँ, ये शाखा ब्रांच नहीं है, इसका एक टेक्निकल नाम है रिसेंशन। तो एक नियम जो था वो सब में था। पहले क्या बताया? गीति शीघ्री शिरा कंपी पाठका लिखित पाठका धमा कह दिया। तो जरूरत ही नहीं लिखने की। फिर एक आया, एक दूसरा इन्होंने निकाला, आ जाइए, क्योंकि इसको ये माना गया कि जो अपना है नहीं उसको लिखने की क्या जरूरत है। ये क्या था? कंसीव्ड नॉलेज था। ये सीधे सीधे कहाँ मिला? चेतना में अनुभव हुआ और उसको उन्होंने बोला। तो पूरा का पूरा वैदिक लिटरेचर इसी में है।
तो जिसने नहीं सुना है वो इस पर काम नहीं कर सकता। इस काल के सभ्या में दूसरा एक और आया कि प्रोक्त, बोल दिया, दूसरे ने क्या किया, सुन लिया और उसकी परंपरा चल रही। ये ह्यूमन क्रिएटेड नॉलेज है, मानवीय ज्ञान परंपरा है ये, जो उसे एक परंपरा आई जिसको हम श्रुत कहते हैं। सुन लिया, क्या सुन लिया, धम्मम शरणम गच्छामि। अब किसने कहा, भगवान ने कहा, सुना दिया उन्होंने। तो इसमें हमारी दोनों परंपराएं आ गई। श्रवण करने से क्या बोध होता है, ठीक है, ये मैं कह रहा हूं ना, सबके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है कि इसको हमें नहीं है, हाँ, सबके लिए। तो हमारी जो जैन परंपरा है और बौद्ध परंपरा है, उसको हम एक अक्षर में कहें तो श्रवण परंपरा। हम लोग हमेशा जो है क्या कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म बनाने के बहुत आदी। क्या कहेंगे हिंदी में, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म। भाई एक का कॉम्प्लीमेंट दूसरा ना हो तो एक दूसरे का नहीं होता। आकाश का कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म क्या है, आकाश अकेले कहें, आकाश का पता कब चलेगा, जब पृथ्वी हो। अगर ये भूमि ना हो तो इस छत का पता चला गया। तो ये क्या है, ये अपनी मिथुन सृष्टि है। तो सब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट, एक दूसरे के प्रतिरूप जो है वो, मतलब काफी जो है मूलभूत समानताएं जिसमें होती हैं, तो ये परंपरा में आती है। इसके बाद यहां तक हमारे पास कोई डॉक्यूमेंटल रिकॉर्ड नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट इस पीरियड तक नहीं है। ये कब तक कहां से आ गए, ये कब शुरू हुआ नहीं मालूम, लेकिन हम आ गए 6th सेंचुरी BC। नोट करते जाइए, कहीं काल वाला गड़बड़ होगा तो हमारे सब विद्वान मित्र लोग बैठे हैं, काल के विशेषज्ञ जो है। हमारा तो विषय काल में आता ही नहीं है, विशेष रूप से कालातीत है, लेकिन हम पकड़ने के उसमें रहते हैं कि नहीं हम भी, क्योंकि यह जो सृष्टि है, एक ने कहा काल से युक्त है, तो कहा नहीं काल से कैसे होगी, जो काल तो स्वयं में बंधा हुआ है। इस समय क्या चल रहा है, कलयुग। इसके पहले क्या चल रहा था, द्वापर। उसके पहले क्या चल रहा था, त्रेता। उसके पहले क्या था, और चारों समेट जाते हैं, फिर क्या होता है, साइकिल फिर शुरू हो जाता है। तो फिर काल बेचारा तो वैसे ही जो है अपने में बंधा हुआ है। तो ये जो है, फिर भी हम काल में इसके बाद हम थोड़ा सा बता दे सकते हैं कि ऐसा हुआ, क्योंकि बीच बीच में खुद ही बताते हैं कि भगवान गए कब, द्वापर के अंत में गए। अंत में गए तो दूसरे उनका फॉर्म दूसरा जो कॉम्प्लीमेंट्री था वो आ गया, तो डेटिंग हो गई उसमें। और कलयुग का समय एक मालूम है कितने लाख, इतने हजार है, ये चल रहा है। बार बार स्मरण करते हैं हमारी परंपराओं में, सब परंपराओं में हम रोज किसका स्मरण करते हैं, काल का स्मरण करते हैं। जहाँ भी बैठते हैं, जो भी करते हैं, तो कैसे करते हैं, अपना जो भी संस्कार होता है उसमें हम काल को पहले उपस्थित करते हैं कि नहीं करते हैं? जो संकल्प लेते हैं वो क्या है, वो ये बताता है कि ये इस समय, यह समय है, मैं इसमें वर्तमान हूँ। तो 6th सेंचुरी BC तक कोई राइटिंग का
प्रमाण नहीं मिलता कि लिखा जाता था। लेकिन एक बात जरूर है, हम ये नहीं कह सकते कि लिखना नहीं जानते थे। अगर वेद में जो संदर्भ मिलते हैं तो वेद में जो तो वहां शब्द क्या आता है? शिक्षमाण शब्द आता है। वहां अक्षर शब्द तो कई बार आया है। सुबह एक उदाहरण दिया, कम से कम ऋग्वेद में 4-5 मंत्रों में तो अक्षर शब्द आया हुआ है। अब उस अक्षर शब्द से जो है वो उसके फिलोसफिकल उसमें भी जाइए और भौतिक में जाइए, तो अलग अलग उसमें आए। लेकिन आज तक जो प्रथा चल रही है उससे यह सिद्ध होता है कि उनको लिखने की जरूरत नहीं। आप यह समझिए, इस ओरल हिस्ट्री में अभी भी अपने यहाँ कम से कम 50 ऐसे विद्वान हैं कि जो लगातार, कितने दिन कहूं कि बिना देखे रिसाइट कर सकते। देखने की जरूरत नहीं है। हमने पूरा ऋग्वेद बैठकर रिकॉर्ड किया है 60 घंटे का, और एक व्यक्ति को बैठाते थे, किताब से देखते रहो कि गलती तो नहीं हो रही है, और एक पाठ कर रहा है, कोई गलती नहीं हो रही, स्वर की नहीं हो रही, एक्सेंट की नहीं हो रही है इस परंपरा में। तो कौन सा ऐसा वो मिलता स्टेनो जो रिकॉर्ड करता, क्योंकि स्वर की गलती हो गई तो सब गड़बड़ हो गया। हाँ, तो उन्होंने कहा नहीं, इसमें पढ़ते ही क्यों हो, हाँ स्टेनो की जरूरत नहीं है। एक स्त्री कहती है कि वो मेरे पति जो है ना, वो बोल करके लिखाते हैं। जो ज्ञान है, विद्वान है, तो शिष्य को बोल दिए, और वो है नहीं नोटबुक, नहीं तो बहुत बढ़िया रेफरेंस था, मैं सुबह बोलने वाला था नहीं। और लिखवाने के बाद न वाचे थी, वाचन भी नहीं करते। तो दूसरी कहती वो तो ठीक है, हाँ हमारे न तो बताते हैं न तो वाचन करते हैं। तो अगर आपने कुछ डिक्टेशन दिया और उसके बाद उसको नहीं पढ़ा तो गलतियां होंगी। तो कोई मिस्टेक ना हो इसके लिए ये सारी परंपरा ये चली, इसमें कोई जरूरत नहीं है। इसमें इसको ध्यान ही नहीं दिया, इसमें लोकल डायलेक्ट को प्रश्रय दिया गया। बड़ा झगड़ा है, संस्कृत पहले है कि प्राकृत? हाँ, ये जो खड़ी हिंदी पहले है कि आपकी लोकल डायलेक्ट? अरे रिफॉर्म करने की बात है। हाँ? आप जो आप यहाँ बोलते हैं, अभी आपने परिचय दिया, घर में भी वैसे जाकर कहेंगे कि माता जी प्रणाम, आज मैं मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी की कक्षा में मैं। तो ये पैरेलल ट्रेडिशन है, साथ साथ चलती। तो इसमें किसी भी प्रकार का जो है, तो ये इस परंपरा को काउंटर नहीं करना है, काउंटर हो नहीं सकती। इसीलिए लेखन की जो शैली आई, कहां से आई? लोकल डायलेक्ट से आई। अशोक ने सबसे पहले किसका सहारा लिया? शास्त्र का नहीं लिया, परंपरा का लिया, लोक का सहारा लिया। इसलिए उन्होंने क्या किया? तो इसके बाद चौथा जो आ जाता है वो हमारे पास अभिलेख, इंस्क्रिप्शन। ये सारे लिटरेचर हमारे मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी के विषय हैं। ओरल ट्रेडिशन का जो डॉक्यूमेंटेशन है, इसमें कम से कम जो है 5 लाख मैन्युस्क्रिप्ट्स। हाँ, इसके विस्तार पर चर्चा करेंगे तब तो पूरी वर्कशॉप हो जाएगी। नहीं, इतना डिवीजन जितना भी है उसका है। प्रोक्त में अकेले रामायण और महाभारत का प्रचार, फिर उसकी टीकाएं, और उस पर इतने उसकी मैन्युस्क्रिप्ट की संख्या देखिए पूरे में। श्रुत परंपरा में जो श्रवण परंपरा है, श्रवण परंपरा में इसका जो रेशियो है वो 40% से ज्यादा है।
टोटल मैन्युस्क्रिप्ट अगर हम आज कहते हैं कि 50 लाख मैन्युस्क्रिप्ट है रिकॉर्डेड, हाँ, तो उसमें 40% किसकी हैं? प्राकृत की हैं, पाली और प्राकृत की मैन्युस्क्रिप्ट। हाँ, ये रेशियो है। अब यहां से जो है सबसे पहला जो साहित्य मिला, प्रारंभ हुआ, वो किससे हुआ? स्टोन से, अभिलेख से हुआ। तो अभिलेख जो है लिखने की प्रक्रिया पहले कहां से शुरू होगी? सीधे सीधे कैसे मालूम पता चल गया? हाँ? हाँ? ये कैसे पता चला कि लिखे कैसे? ये भी तो पता चलना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा अनुसंधान था और उसके लिए सबसे जो माध्यम बना जो है, जैसा कि आचार्य शुक्ल जी ने बताया प्रारंभ में कि बिंदु जो है, वो बिंदु जो है वो, अच्छा कोई समस्या होती है आप किससे पूछते हैं? जो रिसर्च कर रहे हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं, जब आपको रेफरेंस मिल जाते हैं और उसको जोड़ना है तो किससे पूछते हैं? अरे अपने गाइड से पूछेंगे, गुरु से पूछेंगे। और हम लोगों का गुरु कौन है? हाँ, गुरु से ही तो पूछा, गुरु से ही तो पूछ रहे हैं कि बताओ लिखना कैसे है। हाँ, क्योंकि लिखने से पहले जो है वो नंबरिंग हो चुकी थी। नंबर का इन्वेंशन जो है वो स्क्रिप्ट के इंस्क्रिप्शंस के पहले। अच्छा, लिखने नाम क्या दिया हमने? स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट नाम दिया ना। स्क्रिप्ट माने क्या होता है? ठीक है, बोलते जाया करिए। हाँ, उसमें दो ही तो प्रसंग है, दो ही ऑप्शन है, चार भी नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है? या तो सही होगा, दूसरा ऑप्शन क्या है? गलत होगा। तो आपके पास तो 50-50 करने का कोई चांस भी नहीं है कि हाँ यस या नो में जाइए। ये इस तिब्बतन जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसकी परंपरा है, उन्होंने विद्या को ऐसे आगे बढ़ाया। उनके यहाँ बच्चों से शास्त्रार्थ कराया जाता है। शास्त्रार्थ जो है ज्ञान पर नहीं होता, हाँ, उनकी प्रतिभा के उन्मेष पर होता है, प्रत्युत्पन्न मत पर होता है। हाँ, उनसे पूछा कि भाई कहाँ से आ रहे हो? रुकना नहीं है उनको। अच्छा, मैं गांव से आ रहा हूँ। अच्छा, कैसे आ रहे हो? मैं बस से आ रहा हूँ। अच्छा, बस किस कलर की थी? अब याद है कि नहीं है उसको बताते जाना। नंबर क्या था? हाँ 354 पर कुछ भी बता दिया। कितने लोग बैठे थे? बोलते ही जाना। तो उससे प्रतिभा जो है आगे जब वो चलेगा तो उसकी दृष्टि जो है उस पर रहेगी, हर चीज पे रहेगी। तो ये जो लैटिन वर्ड है स्क्राइब, उसका अर्थ होता है टू, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा एग्जैक्टली लैटिन वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है, उसका अर्थ है खुरेचना। उसका क्या अर्थ है? खुरेचना। तो उस खुरेचने के कारण ही अंग्रेजी में क्या हुआ? ये स्क्रिप्ट हुआ। ये इंस्क्रिप्शन के लिए है। वही चीज जब हम लिखते हैं तो मैन्युस्क्रिप्ट कहा क्या हुआ? उसका सीधा अर्थ क्या है? हाँ, मानुस तो है ही, स्क्रिप्टोरुम भी है उसको में। हाँ, तो इस मानुस क्या है? हैंड। हाँ, हैंड से, हाथ से खरोचना, वह क्या हो गया? मैन्युस्क्रिप्ट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? फिर क्या हुआ कि लिखने लगे। तो लिखने से कहाँ, किससे लिख रहे हैं? हाथ से लिख रहे हैं, तो हस्तलेख हो गया। हाँ, फिर लिख कर रख दिया। हाँ, भूल गए। फिर आए जो है MA PhD करके आए, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए। सोचा कि वो पहले लिखा था कैसा है, देखा तो पीला हो गया। तो क्या हो गया? पांडु ग्रंथ हो गया, पांडुलिपि हो गई। हाँ, फिर क्या किया? हाँ, उसको ग्रंथनासी, उसको बांध कर रखते हैं। तो बांध कर क्या रखा हुआ है? ग्रंथ रखा हुआ है। फिर बाद में क्या है? जो उसके अंदर टेक्स्ट है उसको भी क्या कहने लगे?
ग्रंथ कहने लगे। अभी आगे चर्चा करेंगे कैसे कैसे होगा। फिर क्या है, प्राचीन उसमें इसी को पुस्तक कहने लगे, इसी को कोश कहने लगे। तो इतने और भी पर्याय हैं, और भी आ जाएंगे। तो हाँ, पोथी कहने लगे, इसको पोथी कहने लगे। तो अनेक 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 शब्द बीच बीच में इसमें उपस्थित होते चले गए। तो सबसे पहले पुरेचना किसमें शुरू हुआ? हाँ, ऐसे बोलते हम बोल रहे, हम रुकेंगे नहीं बोलते। देखिए मैं क्या है, पहले साइंस का विद्यार्थी, तो मुझे इंटरमीडिएट में मेरे फिजिक्स के टीचर पढ़ाते थे और अच्छी क्लास होती थी। इलाहाबाद में ही पढ़ता था, यमुना क्रिश्चियन कॉलेज। तो कहते थे कि नहीं, डोंट वरी, ये जो ब्लैक बोर्ड है, हाँ, इसका सही नाम क्या है? श्याम पट। कहते श्याम पट रिफ्लेक्ट कर सकता है, लेकिन मेरी आवाज रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, तुम्हारे कान तक जाएगी। तो ब्लैक बोर्ड नहीं है तो भी, क्योंकि बिना ब्लैक बोर्ड के ही तुम लोग पढ़ना शुरू किए। तो सबसे पहले हमने जो स्क्रिप्ट का माध्यम बनाया, हम राइटिंग ट्रेडिशन पर बोल रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, 3 चीजें मिल सकती हैं मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी में। पहले क्या है? राइटिंग ट्रेडिशन। राइटिंग ट्रेडिशन का मतलब क्या हुआ? स्क्रिप्ट। हाँ, लिपि। लिपि कहाँ प्रयुक्त होगी? लिपि बोली तो नहीं जाती, कोई इंस्ट्रूमेंट है लिपि बोल सकते हैं? हाँ, कोई ऐसा तैयार हुआ कि लिपि भी बोल सकती है? अच्छा, ऐसा कोई कुछ है जिससे बोल सकते हैं? तो लिपि को क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। लिखेंगे किस पर? किसी न किसी मटेरियल पर लिखेंगे। तो लिपि का संबंध किससे है? मटेरियल से। अब क्या लिखेंगे? कोई न कोई विषय होगा, विषय होगा तो उस भाषा में होगा, तो उसका संबंध किससे हो गया? लैंग्वेज से। तो स्क्रिप्ट, मटेरियल एंड लैंग्वेज, ये 3 का त्रिक है। ये 3 का त्रिक है। ये त्रिक जो है मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी का विषय है। इन 3 को समझ लेने से मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी का तत्व समझ में आ जाता है। तत्व समझ में आ जाता है। तो अब जो है, पहले लिखना हमने शुरू किया किसमें? मृत्तिका में। पहले लिखना किसमें शुरू किया? मिट्टी में लिखना शुरू किया। मिट्टी में लिखना शुरू किया। यद्यपि बाद के बहुत सारे इतिहासकारों ने, जिसमें फ्लीट भी आते हैं, इन्होंने कहा नहीं, मिट्टी से अकेले नहीं लिख सकते, उसमें जरूर कुछ न कुछ मिलाते रहे होंगे। हाँ, चाक मिलाते रहे होंगे, लाट मिलाते रहे होंगे। हाँ, अब जो जैसे देखेगा तो बाद में उसको क्या पता कैसे बनाते हैं। अब हमारा तो सारा का सारा डेवलपमेंट किससे है? मिट्टी से ही है। हमने तो बचपन से यही देखा सब कुछ मिट्टी से बनता है। आपने देखा कि नहीं देखा? हाँ, क्या क्या मिट्टी से बनता है? अच्छा, देखिए अब आप समस्या आने लगी है बताने में कि मिट्टी से क्या नहीं बनता। सारा वही बनता है। हमारा घर मिट्टी से बनता है, हमारी रसोई मिट्टी से बनती है, हमारे सब बर्तन, हाँ, सारा का सारा स्टोरेज मिट्टी के बर्तनों में होता है। हाँ, बड़े से बड़ा, छोटा से छोटा। तो मिट्टी पर लिख क्यों नहीं सकते? सारी आर्ट का डेवलपमेंट मिट्टी में हुआ। जो 10-20 साल पहले गांव गए होंगे वो भी देखेंगे। हाँ, अब तो गांव में भी टाइम नहीं है आर्ट के लिए। तो ऐसे मिट्टी जो आर्कियोलॉजी के छात्र हैं हमारे इसमें सबसे ज्यादा, और उनके पास सबसे ज्यादा उदाहरण है। सबसे बड़ा एविडेंस भी जो हमें मिलता है वो किसका मिलता है? क्ले टैबलेट्स का मिलता है। और विशेष रूप से जो सेंट्रल एशिया में मिली है। कार्बन डेटिंग की जो प्रोसेस है C14, उससे ये पता लगता है कि 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर, अब देखिए, एक तरफ हमारे यूरोपियन पंडित कहेंगे कि वेद का जो रचना काल है वो 3000 साल पहले है कि नहीं? दूसरी तरफ जो हमें एविडेंस मिल रहा है वो कब का मिल रहा है? 14th सेंचुरी BC का। वो क्या मिल रही है? क्ले टैबलेट में मृत्तिका मुद्राएं मिल रही हैं।
मृत्तिका मुद्राएं, क्ले टैबलेट्स। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब देखिए, एक ही बात से कितनी बातों का पता लग सकता है। मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी का जब एक विषय नहीं मालूम है, हाँ, अगर डिसिप्लिन के एक्सपर्ट नहीं हैं तो उसको पाकर के भी क्या करेंगे। उस पर 3 देवताओं का नाम लिखा हुआ है, हाँ? मित्रा, वरुण, नासत्यौ। नासत्यौ माने अश्विनौ, हाँ? तो अब ये जो मित्रा वरुण हैं, ये किसके देवता हैं? हाँ? अरे वैदिक देवता तो सब हैं, हाँ, नॉन वैदिक कुछ है ही नहीं हमारे यहाँ। हाँ, वो एक काम क्या करते हैं, सूर्य के तो बहुत से हैं, हाँ, 12 नाम लेंगे तो सब सूर्य हैं, हाँ? सूर्य के साथ भाई और थे, वो बेचारे चले गए यहाँ, उनको माता ने रुकने नहीं दिया, हाँ? तो जो मित्रा और वरुण हैं वो एविडेंस हैं, वो रा के एजेंट हैं, वो देवताओं की तरफ से क्या है, रा के एजेंट हैं। सारी एविडेंस, सारी खुफिया जानकारी वो आप यहाँ बैठे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, उनके पास रिकॉर्ड है, वो नासा से भी ज्यादा पावरफुल है, हाँ? एक श्लोक आता है कि पहले क्यों ओरल ट्रेडिशन चलती रही, क्योंकि अगर बगल वाला विद्यार्थी थोड़ा भी झपा तो बगल वाला चपेटा लगा देता है, तो सोने का गुंजाइश नहीं। तो अब इस क्ले टैबलेट में मित्रा और वरुण नासत्यौ का नाम मिला हुआ है, तो उसका मतलब क्या है कि 2 राजाओं के बीच संधि हो रही है, हाँ? उसमें एक मितानी का राजा है मत्युर्ज, हाँ? और एक दूसरा राजा है सुप्ति लुली उमा, हिट्टाइट का राजा है। तो हिट्टाइट वर्सेस मितानी के बीच में संधि हो रही है। उस संधि के साक्ष्य के रूप में कि हम मित्रा वरुण का साक्ष्य लेकर के, हाँ, इस बात को मानेंगे। तो है बहुत छोटी सी बात, लेकिन पूरी कल्चरल हिस्ट्री बता रही है कि नहीं, कि अप टू द सेंट्रल एशियन रीजन, हाँ, जो इंडिया का जो एक्सपेंशन था वो ऑलरेडी वहां तक वो तो था। तो इसके अलावा जो है बाद में, लेकिन अब देखिए, अब हम नहीं उस ओर नहीं ध्यान देते कि हमें और क्या इंस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो हमारे जो यज्ञ होते हैं, रिचुअल होते हैं, उसमें हम अष्टकपाल बनाते हैं, वो मिट्टी का पका हुआ क्वाइंस होता है, उसमें भी चिन्ह होते हैं, उसमें भी होते हैं। तो ये परंपरा कहाँ से कितनी पुरानी चली आ रही है, वही चली आ रही है जो है। हमने कहा कि नंबर जो हैं वो पहले इन्वेंट हुए। इन्वेंट का मतलब पहले उसको आरोपित, क्योंकि उसकी आवश्यकता थी, उसकी हमें सीधे आवश्यकता थी, लेखन की तो आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसमें सारे नंबर्स जो हैं वो वैदिक मंत्रों में एक एक आते हैं करके भी। अब कहेंगे 3 का, 5 का, 15 का, 21 का, त्रिसप्त समिधा कृता आएगा, 7 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 21 हो जाएगा। तो सारे नंबर आते हैं, तो नंबर का इन्वेंशन था। लेकिन कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट जो है हमें इसमें नहीं मिलती है। फर्दर बहुत सारे कोई ऐसा इंस्क्रिप्शन जो हमारी किसी डायनेस्टी से हो, वो विशेष रूप से क्ले टैबलेट में नहीं मिलता। अब इसके 1000 साल के बाद यहाँ बहुत सारे विद्वान उस विषय में ही लगातार अभी हमारे प्रोफेसर दुबे जी आपसे चर्चा करते रहेंगे, हाँ, इंस्क्रिप्शन के बारे में, तो उसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं करता। लेकिन 3rd सेंचुरी BC में जब पहली बार जो है एक तरह से ब्राह्मी का स्वरूप आया, वो ठीक है, संभव है कि उसका जैसे मान रहे हैं लोग जो है पहले रहा हो, हाँ, और पहले से उसकी आधारशिला कुछ न कुछ तो रही होगी जो है, जैसा कि शुक्ल जी कह रहे थे कि उसमें एक तरह से दार्शनिक चिंतन में ये बात आई, तो हो सकता है। लेकिन लिपि तो आ गई, ब्राह्मी जो है ब्राह्मी आ गई। ब्राह्मी कहिए, उसको भारती कहिए, किसी उसके और भी उसके नाम हैं, उस रूप में लिपि का प्रयोग होने लगा। तो पहली बार जो है हम स्टोन पर डेवलप, हमारा जो आगे हम बढ़े तो स्टोन। एक बात
दुबे जी ने कही कि स्टोन पर इंस्क्रिप्शन है केवल, हाँ, या राजाज्ञा से संबंधित तत्व हैं, लेकिन बाद में हमारे पास विशेष रूप से 10th 11th सेंचुरी के बाद, हाँ, ये मालवा और राजस्थान रीजन में कुछ जो हैं छोटे छोटे टेक्स्ट भी उत्कीर्ण कराए गए। अब ये कोई भी परंपरा ब्रेक नहीं ले रही है। आज भी स्टोन पर इंग्रेव होता है कि नहीं होता है? हर घर के बाहर लगी रहती, हाँ, सुंदर से लगी रहती है। उसकी टेक्नोलॉजी भी हमने डेवलप कर दी। तो इसमें स्टोन, लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट स्तर हमारे पास उस तरह नहीं है। मैंने 2 3 4 उदाहरण है। महाराज भोज की जो भोजशाला है धार में, वहाँ एक शतक जो है वो अभी भी वहाँ रखा हुआ है, वो रखा हुआ है। और विशेष रूप से अजमेर के पास और उदयपुर के पास 1-2 ऐसे हैं उदाहरण हैं कि वहाँ पर टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। अगर उस रूप में लें आप, अब इसके बाद जो मेटल के रूप में अगर आए तो मेटल में संभावना ज्यादा बढ़ गई। मुख्य कारण क्या था? हाँ, मटेरियल बदलने के कारण क्या था? यहां तक जो कारण था वो ड्यूरेबिलिटी थी। हाँ, अशोक स्वयं ही कहते हैं, हाँ, कि मैंने एक पत्थर पर इसलिए, हाँ, इनको इंस्क्राइब करवाया है कि इनकी ये दीर्घ का चिरकाल तक ये जीवित रहे। चिरकाल तक इनकी उपस्थिति बनी रहे। बहुत ही अच्छा वो सब इंस्क्रिप्शन है उसमें। आप तो बैठे हुए बताएंगे, लिखाया क्या? यम धम्म लिपि लिखा पिता हेव मनु पटिप जंतु शिलमथीतिकास होतूति। तो उसका उद्देश्य यही था कि ये बहुत काल तक रहे, इसलिए रहा। अब उससे भी ज्यादा, अब देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है 2 तरह से डेवलप हो रहा है। ये समझने की चीज है कि आया कहां से ये, हाँ, इसी के आसपास हमारी आगमिक संस्थाएं डेवलप हो रही थी। आगमिक जो इंस्टीट्यूशन है, आगमिक इंस्टीट्यूशन समझते हैं कि नहीं? हमारे आर्कियोलॉजी के विद्वान वो एक तो ज्यादा समझ लेते हैं, जो शैव परंपरा से होती है, हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो, हाँ, सिंधु घाटी की सभ्यता से लेके वो भगवान का तो उनका तो कोई लोकेशन वाइज उनका कोई प्रियॉरिटी है नहीं कि बैकुंठ में रहना है। हाँ, एक की प्रियॉरिटी है कि वो बैकुंठ में ही रहेंगे और दूसरे की प्रियॉरिटी है ही नहीं, हाँ, कहीं भी रह सकते हैं। कैलाश में जगह नहीं मिली तो और कहीं चले जाएंगे। तो हमारा जो शैव जो आगम है वो पूरे एशिया में फैला, विशेष रूप से पूरे एशिया में फैला। और वो तब फैला जब हम राइटिंग ट्रेडिशन में इंट्रोड्यूस हो गए। जब तक स्क्रिप्ट नहीं थी ना, तब तक हम दक्षिण एशिया में नहीं गए, क्योंकि कुछ न कुछ तो माध्यम चाहिए हमारे पास। 3rd सेंचुरी BC में जैसे आई तो अगले 5 साल में हमने सबको पकड़ लिया। हम वियतनाम भी पहुंच गए, कंबोडिया भी पहुंच गए, लंका में तो पहुंचना ही था, हाँ, जापान में भी कैप्चर कर लिया जो है, हाँ, इधर ईस्ट एशिया में मंगोलिया और चाइना तक तो चले ही गए। तो उसका कारण था, अब ये जो स्टोन है, अगर स्टोन में कोई विग्रह है तो उसका एक टाइम फ्रेम है, इतने 100 वर्ष तक के लिए ही है। उसके बाद उसको फिर से पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया है। तो स्टोन भी उतना अधिक जो है ड्यूरेबल नहीं हो सकता। उससे ज्यादा ड्यूरेबिलिटी किसमें है? मेटल। टूट भी सकता है। अच्छा, टूट गया तो उसको जोड़ना मुश्किल है। वो टूट गया, हाँ, तो पता नहीं किस स्टोन का है। अगर हाँ बलुआ स्टोन है तो पता लगा कि उसे कण अलग हो गए। तो एक नया जो आविष्कार हुआ जो राइटिंग के लिए, वो क्या हुआ? मेटल हुआ। मेटल का तो उदाहरण है ना, हाँ, इसमें हमारा ख्याल है कि 60% हमारी हिस्ट्री आर्कियोलॉजी के लोग ना। तो मेटल का सबसे बढ़िया उदाहरण कौन है?
हर्षवर्धन वाला तो बड़ा कमजोर है, दुबला पतला भी है। और कोई बताइए। मेहरौली का मेहरौली का आज तक उसी तरह है ना, कोई उसमें समस्या तो नहीं है। और वो जो इंस्क्राइब है वो भी उसी तरह लिखा हुआ है। और लिटरेरी इतनी वैल्यू है कि हर आदमी उसको पसंद करता है, क्योंकि जो द बेस्ट जो छंद है जो है संस्कृत साहित्य का, उसमें लिखा गया है। किस छंद में लिखा गया है? इसलिए कहा कि जान लीजिए जो लोग ना शार्दूल विक्रीडित, शार्दूल विक्रीडित में लिखा गया है। वो तिवारी जी शार्दूल विक्रीडित में कितने अक्षर होते हैं? 12 हाँ 12 हाँ ठीक कह रहे हैं। हाँ 12 यस्योर वर्तयतः प्रतीप मूर्षा शत्रुन समेत्यागतान, 19 अक्षर हो गए ना। हाँ तो ये मेटल में आई। तो मेटल में हमें इंस्क्रिप्शन जो है के माध्यम से लिटरेरी रिकॉर्ड मिलने लगे, लेकिन हमारे पास इस तरह की कोई मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है। इंस्क्रिप्शन विशेष रूप से बाद में जब ताम्रपत्र का आया तो सारी राजाज्ञा और दानपत्र, जो बहुत बढ़िया कलेक्शन देखने हैं आपको, तो विशेष रूप से तमिल वाले तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कर्नाटक में जो विशेष रूप से धारवाड़ यूनिवर्सिटी के पास जो कलेक्शन है उसमें इसको बहुत अच्छी तरह से ये देख सकते हैं इनमें। और इनके रखने के तरीके भी, मेरे पास सामग्री बहुत है, लेकिन असल में जो पहला यज्ञ होता है ना, तो पहला यज्ञ आपका इनॉग्रल यज्ञ होता है। हाँ तो मुझे लगता था कि क्या बताएं इनॉग्रल में, खैर सोच नहीं पाए उस रूप में कि क्या बताएं। नहीं तो बहुत सारी सामग्री आप लोगों को दिखाने के लिए बीच बीच में मुझे मिलती जाएंगी, तो आपको दिखाने का प्रयत्न करूंगा। क्योंकि ये वाला फोल्डर नहीं है, मैं किताब दूसरी ले आनी थी, आज अपनी दूसरी किताब लेके चला आया था, क्योंकि दोनों का रंग एक ही था। तो एक दूसरे में जो रखने का तरीका है प्रॉपर उसको बाहर में करके, कि अगर राजाज्ञा जो है या दान पत्र माने एक गांव से संबंधित है, किसी को इधर का भूमि दिया, किसी को उधर दे दिया, तो अलग भी नहीं हो सकते थे। उसका डॉक्यूमेंटेशन का जो सिस्टम था वो भी बहुत बढ़िया था। अभी जो है मेटल के बाद हम जब चलते हैं तो यहाँ से क्रांति शुरू होती है। हाँ वो क्रांति है वुड, कास्ट फलक पर। और इतना ये परंपरा ऐसी चली कि आज भी जो लोग विद्यारंभ संस्कार करते हैं, वह जो है अपने बच्चे को जो है पहला उसी पर लिखाते हैं। और आप लोगों ने तो नहीं लिखा होगा, मैंने लिखा है। मैंने भी लिखा है। और वो जो और ये इंस्ट्रक्शन है कि उसको जो है किस में लिखना है। ये पट्टी जो है और इसको चाक से इसमें लिखते थे। सबसे बढ़िया इसका जो संदर्भ मिला हमें, वो ललित विस्तर में मिला। इसका ललित विस्तर जो है वह जो ग्रंथ है वो 2nd सेंचुरी AD, आप लोग करेक्ट कर दीजिएगा। ललित विस्तर का जो समय माना जाता है बौद्ध शास्त्र परंपरा में, वह 2री शताब्दी के आसपास मिल जाता है। और भगवान बुद्ध कब हुए थे? जोर से बोल दिया करिए ना, ये सबको मालूम हो जाए सब। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। अब देखिए कि लगभग उनकी रिकॉर्डेड हिस्ट्री हमें कहाँ मिलती है, जाके पढ़ने की हिस्ट्री वो 600-700 वर्ष बाद मिलती है। तो वहां क्या है ललित विस्तर में? अथ बोधिसत्व उरग सार चंदनमयम दिव्यार्ष सुवर्ण तिरकम समन्तान मणिरत्न प्रत्युक्तम विश्वामित्रमाचार्य मेव माह।
भगवान पढ़ने जा रहे हैं ना, अच्छा हर भगवान की रुचि अलग अलग होती है, क्योंकि सर्वज्ञ हैं, उनका मन है तो गुरु जी को स्नेह से कहेंगे हमें कुछ नहीं आता है, कुछ कहेंगे कि नहीं हमने सब पढ़ लिया है गुरु जी, क्यों आपको कष्ट दूं, ये तो फिर मेरे भगवान होने का ही क्या फायदा है। और अलग अलग मेथोडोलॉजी होती है। यहाँ जो है भगवान जो है वो हाथ में चंदन की काष्ठ फलक लिए हुए हैं। ये हमारी वाली कलम नहीं है, ये क्या है, दिव्यार्ष सुवर्ण तिरकम। ये बढ़िया, इसमें हीरा पन्ना और ये सब देदीप्यमान हो रहे हैं। अब लिखने के लिए उनके गुरु कौन है, विश्वामित्र जी। अब वहाँ कहते हैं विश्वामित्र जी से, ये जो विशेष रूप से फील्ड मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी की फील्ड में, ये भारतीय ज्ञान परंपरा के विकास की दृष्टि से ये जो पैसेज है ललित विस्तर का, ये हमें बहुत ही उत्साहित करता है। क्योंकि हमने शुरू में अपने प्रारंभ में कहा था कि भगवान पतंजलि कहते हैं कि देखो इस समय हमारी स्थिति यह है, आज उसका हमारे पास 5% नहीं है, 5% नहीं है। 1131 into 6 करिए तो कितना होता है, 1131, 10 कर दीजिए, 6 न करिए, 10 कर दीजिए, नहीं कुछ भी कर दीजिए तो लगभग 5000, मान लीजिए कि 5000 संहिताएं 2000 साल पहले थी हमारे पास। लेकिन चूंकि हमारी रिकॉर्डेड हिस्ट्री नहीं थी, ओरल ट्रेडिशन थी, तो हमारी सब सारे जो है, आज कुछ नहीं नुकसान हुआ, आज जो जा रहा है वो तो उसका तो कुछ नहीं है, हम तो 95% पहले ही लॉस्ट कर चुके हैं। ये ललित विस्तर भी यही बात कह रही है, कहते हैं कि कतमाम में भो उपाध्याय लिपिम शिक्षा पे, ऐसी अक्षर ज्ञान करने के लिए बैठे कि अब बताइए कि आप हमको किस लिपि में पढ़ाएंगे। और वहां वो जो रिकॉर्ड कर रहा है 64 स्क्रिप्ट का नाम है, मतलब 2nd सेंचुरी एडी तक, 2nd सेंचुरी एडी में एटलीस्ट 64 वेराइटीज ऑफ स्क्रिप्ट्स वेयर यूज्ड इन इंडिया उस समय। आज हमारे ही क्षेत्र में कितनी लिपियां हैं, हम कोई पढ़ने वाले नहीं है उसको, तो उसमें लेकिन सबसे पहले क्या नाम लेते हैं, ब्राह्मी का, और फिर खरोष्ठी का लेते हैं, ब्राह्मीण और खरोष्ठी। अच्छा, हमारे गुरु जी कहते थे ये खरोष्ठी गलत नाम है। बड़े बड़े गुरुओं का दर्शन करने का मौका मिला हमें 94 में, जिनसे प्रारंभ में ये पढ़ा था, प्रोफेसर BN मुखर्जी। 4 लोगों ने हमें 4 दिन पढ़ाया, और तब हम आपकी तरह जबरदस्ती बैठे थे 94 में, क्योंकि हम भी PhD करके गए थे, क्या लेना देना, हम वेद में PhD हैं। हमारी आचार्य कह रही नहीं उसको पढ़ना, उसको जरूरी है। और जो हमारे सुपरिंटेंडेंट थे वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे। नहीं जाना नहीं है, पढ़ना है। और हमारी जो कपिलाबाद सेन जी ड्यूटी लगा गई। तो पहला दिन भर क्लास, एक आदमी का क्लास दिन भर, ये नहीं कि एक पीरियड हो गया। बिल्कुल 10 से 5। तो पहला जो अशोकन इंस्क्रिप्शन के बारे में पूरा दिन पढ़ा, जिसने अपना पूरा जीवन अशोकन एडिक्ट पर लगा दिया, वो प्रोफेसर हैरी फॉल्क। कुछ पढ़ना है अशोकन इंस्क्रिप्शन के बारे में तो इनसे पढ़िएगा। इनकी जर्मन में किताब है दी अशोका, बहुत बढ़िया सुंदर किताब है, बहुत महंगी है जो है। वो हमारे गुरु जी के पास है, मैंने कभी सोचा है कि धीरे से मांग लूंगा कि अब आप यही दे दीजिए। तो अशोकन पूरा डेवलपमेंट ऑफ ब्राह्मी का जो है, लेकिन तब समझ नहीं सकते थे, क्या करें। अच्छा, समझ भी लेते लेकिन सोचते थे समझने की जरूरत नहीं है इसकी,
जैसे आपसे कहता हूँ कि नहीं आप लोग बड़े भाई, यही इसी सोच के कहता हूँ। अच्छा, वो ब्राह्मी पढ़ा के चले गए। दूसरे दिन प्रोफेसर BN मुखर्जी साहब आए। ये प्रोफेसर MC जोशी जी जो सुपरिंटेंडेंट थे वो उनके विद्यार्थी थे, और डायरेक्टर जनरल नेशनल म्यूजियम भी बैठे थे, वो भी विद्यार्थी थे, वो भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, प्रोफेसर RC शर्मा थे। उनकी उपस्थिति में तो हम कहाँ भागते। तो उन्होंने खरोष्ठी दिन पकड़ा। अच्छा, इन दोनों में अंतर क्या है? हाँ, ये स्ट्रक्चरल, ये नहीं, इनकी प्रवृत्ति का अंतर। लिपि में तो अंतर है ही। तो उन्होंने कहा देखो ये खरोष्ठी नहीं है, खरोष्टी है। हाँ, ये कहानी इसलिए बता दिया कि आप कहेंगे, लोग कहेंगे खरोष्ठी है, क्योंकि जो खरोष्ठी इंस्क्रिप्शन पर जो किताब निकली है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पर स्टेनकोनोव की, उस पर दी खरोष्ठी लिखा हुआ है। हाँ? तो इसलिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए कहानी बता दिया। अच्छा, तीसरा व्याख्यान जो हमने हमारे तीसरे दिन का था फरवरी 94 में, हाँ, वो देश के सबसे बड़े एपिग्राफिस्ट का था। और हाँ, डॉक्टर श्रीराम शर्मा जो मैसूर के एपिग्राफिस्ट थे, और वो हमारे सदस्य सचिव के सबॉर्डिनेट थे। तो उनको 5 बजे के बाद भी कह रहे थे नहीं शर्मा जी और पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ा दीजिए। और 4th डे में पूरा डेवलपमेंट ऑफ ब्राह्मी स्क्रिप्ट पर उस समय प्रोफेसर थपलियाल जी ने व्याख्यान दिया था। तो ये सारी चीज जो सुनी है वो आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर ये सबसे पहले भगवान ललित बिस्तर में जो नाम लेते हैं ब्राह्मी खरोष्ठी, इसको पढ़ देता हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा कितनी कितनी लिपियां हैं। ब्राह्मी खरोष्ठी पुष्कर, पुष्कर सारिम, अंगलिपिम बंगलिपिम, मगध लिपिम, मंगल्य लिपिम, अंगुलीय लिपिम, सकारी लिपिम, ब्रह्मवली लिपिम, पारुष्य लिपिम, द्राविडी लिपिम, किरात लिपिम, दाक्षिण्य लिपिम, उग्र लिपिम, संख्या लिपिम, अनुलोम लिपिम, अवमूढ़ लिपिम, दरद लिपिम, खास्य लिपिम, चीन लिपिम, लून लिपिम, हूण लिपिम, मध्याक्षर विस्तर लिपिम, पुष्प लिपिम, देव लिपिम, नाग लिपिम, यक्ष लिपिम, गंधर्व लिपिम, किन्नर लिपिम, महोर लिपिम, असुर लिपिम, गरुड़ लिपिम, मृगचक्र लिपिम, वायु सरुत लिपिम, भौम देव लिपिम, अंतरिक्ष देव लिपिम, उत्तर कुलद्वीप लिपिम, अपर गोडानी लिपिम, पूर्व विदेह लिपिम, उत्क्षेप लिपिम, निक्षेप लिपिम, विक्षेप लिपिम, प्रक्षेप लिपिम, सागर लिपिम, वज्र लिपिम, लेखन प्रतिलेख लिपिम, अनुदत लिपिम, शास्त्रवर्ताम, गणनावर्ताम लिपिम, उक्षेपावर्त लिपिम, निक्षेपावर्त लिपिम, पाद लिखित लिपिम, दिरित्तर पंद संध लिपिम, यावत दशोत्तर पद संध लिपिम, मध्याहारिणी लिपिम, सर्वऋतु संग्रहणी लिपिम, ऋषि तपस्तप्ताम रोचमाना धरणी प्रेक्षणी लिपिम, गगन प्रेक्षणी लिपिम, सर्वौषधि निष्यन्दाम, सर्वसार संग्रहणी, सर्वभूत ऋतु ग्रहणी, आसाम्भो उपाध्याय चतुष्षष्टि लिपि नाम कतमाम तुम शिष्यापयस्यसि। हाँ, और कहते हैं कि हे प्रभु, हे आचार्य बताइए कि इनमें से कौन सी लिपि में आप हमको पढ़ाएंगे। हाँ, आगे वाला नहीं पढ़ा। हाँ, क्योंकि आचार्य जी सोच लिए होंगे इनको न पढ़ाना ही अच्छा है। ये मैं सोच रहा हूँ कि जब विद्यार्थी सब कुछ जानता है और पढ़ाए भी होंगे तो वो इसमें पढ़ाएंगे। तो ये जो वुडन कास्ट का जो प्रयोग है ये मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग के लिए इतना प्रचलित हुआ कि इसने भारतीय विद्या का 10% जो है वह सुरक्षित कर लिया। इसमें से कोई बता सकता है कि 10% हमने तो कोई मैन्युस्क्रिप्ट नहीं देखी, हाँ, जो वुडन फलक में हो।
हाँ, विशेष रूप से मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी के मैन्युस्क्रिप्ट को सुरक्षित रखने के लिए एक नीचे फलक लगाते हैं, एक ऊपर लगाते हैं। लेकिन ये वुड जो ये कास्ट फलक ने कैसे भारतीय विद्या को बचाया, इसका कोई बताइए कोई उदाहरण। तो इसकी तकनीक डेवलप की हमारे तिब्बत के लोगों। मैंने प्रारंभ में कहा कि तिब्बत का जो बौद्धिक इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट है वो 7वीं शताब्दी के शुरू से प्रारंभ होता है, बिल्कुल अभी बहुत पुराना नहीं। और अगले 300 वर्षों में उन्होंने वो सब कर लिया कि जो वस्तुतः हम जो है कई हजार साल से नहीं कर पा रहे। हाँ, उन्होंने क्या किया, 2 काम किया उन्होंने उस पर हमारे। एक तो कागज का डेवलपमेंट किया, स्पेशल पेपर डेवलप किया, और दूसरा जो स्टोन, ये इतना ही नहीं सीख कर गए, वो भारत की टेक्नोलॉजी सीख के गए। टेक्नोलॉजी क्या था, इनग्रेव करने की टेक्नोलॉजी, कैसे इनग्रेव करना है। तो जो पत्थर पर इनग्रेव कर सकता है उसको कास्ट पर इनग्रेव करने में क्या प्रॉब्लम थी। तो 3 अच्छा उनका वो तो ईस्ट बॉर्डर पर है। तो जो भी मंगोल, चाइनीज और मंगोलियन जो इफेक्ट है नॉलेज का, बहुत जो एक तरह से इंडिजीनस जो नॉलेज सिस्टम है उससे भी परिचित थे। भारत ने नहीं किया, तो उन्होंने एक क्या किया, राइटिंग मटेरियल लिया, ये ले लिया, स्याही एक डेवलप की, और इस पे अभिलेख पर ये डेवलप किया। सारे टेक्स्ट जो हैं वो उन्होंने कास्ट फलक पर इनग्रेव कर डाला, जो चाहिए था। अच्छा, उसमें क्या किया कि यही नहीं था कि वो केवल बोलते हैं, पढ़ते नहीं हैं, या पढ़ते हैं तो उसको बोलते नहीं, जो भी है। तो उन्होंने जो इनग्रेव किया, क्योंकि भारत से उन्हें 2 एक ऐसे सुपर माइंड मिल गए थे कि उनके लिए कुछ भी कर पाना असंभव नहीं था। हाँ, वो सुपर माइंड कौन थे? हाँ, बार बार जो है इनकी याद नहीं करेंगे तो ये विद्या नहीं आएगी। हाँ, हमेशा जब भी प्रॉब्लम हो गुरु का स्मरण करिए, करते रहिए। हाँ, सब मिल जाता है। जब एकलव्य को मिल गया तो हम लोगों को क्यों नहीं मिलेगा? हमारे तो साक्षात रोज देखते हैं। तो वो 2 स्कॉलर जो है, ये थूनी संभोट यही कर रहा था कि क्या ले जाना है भारत से। तो वो उसने कहा कि ग्रंथ कब तक ढोएंगे, हाँ, पूरे ग्रंथों का विग्रह उठा ले आइए। तो शांति रक्षित को ले गए। हाँ, बहुत 200 साल की बात है। हाँ, शांति रक्षित गए, और शांति रक्षित के बाद कमलशील गए। फिर पद्म संभव तो वो बाया रास्ता मंगोलिया निकल गए, जो है वहाँ सब ज्यादा डेवलपमेंट किया। तो सारी की सारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा के कितने ग्रंथ जो अभी भी हैं, वो ये कास्ट पर इनग्रेव हुए, उस पर स्याही लगाया, और वो स्टाम्पेज से जो है उन्होंने मल्टीपल कॉपीज बनाई। और जब ये सब हो गया ना, तब अपनी टिबेटन पार्लियामेंट अर्थात बौद्ध मठ समय जो समस बिहार है, तब उसकी स्थापना की। हाँ, तो इसका ये जो कास्ट फलक से जो डेवलपमेंट हुआ, वो क्या हुआ, जाइलोग्राफ्स। इसको क्या कहा, जाइलोग्राफ्स, साइलोग्राफ्स, जो भी कहिए चाइनीज में, हुएनसांग कहिए या सुएनसांग कहिए। इसका ये राइटिंग मटेरियल के रूप में हुआ। तो इस वुडन कास्ट फलक का मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग के रूप में ये प्रयोग तब से चलता रहा, और अब भी है, लेकिन थोड़ा नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद एक और डेवलपमेंट हुआ कि लेदर का भी प्रयोग हुआ। लेकिन अल्बेनिज इंडिया में जो है ये है कि लेदर का जो मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग के लिए या इंस्क्रिप्शन मैटर के लिए जो है, वह भारत के जो पारंपरिक लोग थे इसका प्रयोग नहीं करते थे। लेकिन कुछ सेंट्रल एशिया में, विशेष रूप से पीटर्सबर्ग में जो कुछ मैन्युस्क्रिप्ट कुछ गई हैं, जिनके कंटेंट तो इंडियन है, अर्थात स्क्रिप्ट भी इंडियन स्क्रिप्ट है, लेकिन मटेरियल क्या है, वो लेदर है। अब इसके बाद जो मटेरियल सामने आता है, उससे वह तो इतना ज्यादा प्रयुक्त हुआ कि आज भी वह प्रथा में वह क्या है, पट, हाँ, कपड़ा, हाँ, तंतु, उसमें जो है
आज भी मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग यहाँ तक अभी भी प्रचलित है कि पूरी की पूरी एक एक परंपरा जो है एक एक पट में जो है वो आपको मिल जाएगी, विशेष रूप से गुजरात और राजस्थान में। जैसे पूरी की पूरी राम कथा की जो परंपरा है, हाँ, महाभारत की परंपरा है, अनेक अलग अलग परंपराओं, राजाज्ञा के लिए बाद में जो कोर्ट में सबसे ज्यादा जो उपयोग हुआ राइट मटेरियल के रूप में कब से हुआ, कई उदाहरण हैं, लेकिन 6-7 सेंचुरी में हर्ष के समय में इसका उपयोग जो है वो बड़ी तेजी से जो है उसका होने लगा इसके रूप में। अब कपड़े के बाद क्या आया, हाँ, राइटिंग मटेरियल के रूप में बताइए। कुछ आप लोग भी बोलते जाइए। कपड़े के बाद वास्तविक रूप से ग्रंथ लेखन की परंपरा का विकास भारत में प्रारंभ हो गया, हाँ, लिखने के, क्योंकि 2nd सेंचुरी एडी के बाद से ही धीरे धीरे, जैसे कल अभी आपने कहा कि उत्तर ब्राह्मी और गुप्ता ब्राह्मी जो है उससे हमारे ग्रंथ आने लगे। उसका एक कारण यह हुआ कि हमारी जो मौखिक परंपरा थी उस परंपरा के बाद जो ये हमने क्या कहा 5 स्टेजेस हैं, हाँ, ओरल ट्रेडिशन, हाँ, नरेशन या जो प्रोक्त है, श्रुत है, अभिलेख, अभी उसके बाद क्रिएटिव राइटिंग आता है। क्रिएटिव राइटिंग माने अपनी जितनी शास्त्र परंपरा है वो क्रिएटिव राइटिंग है, जितनी भी शास्त्र परंपरा है, हाँ, आपका योग शास्त्र से ले लीजिए, हाँ, भगवान पतंजलि ने 3 शास्त्र दिए, एक से वाणी को शुद्ध कर लीजिए, हाँ, एक से अपनी वाणी को ठीक कर लीजिए, एक को शरीर ठीक कर लीजिए और तीसरी आत्मा को भी ठीक कर लीजिए, चित्त को भी ठीक कर लीजिए। तो तीनों के लिए अनुशासन दिया, हाँ, अथ योगानुशासनम, अथ काव्यानुशासनम, हाँ, तो हाँ, महाभाष्य दिया। तो अब ये जो ह्यूमन क्रिएटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी, ये इसका रिकॉर्ड होना जरूरी था। ये रिकॉर्ड का जो माध्यम बना वो क्या है, ज्योग्राफिकल अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, जहां जिस क्षेत्र में जो सामग्री मिली उससे उन्होंने लिखने का मटेरियल तैयार किया। आज जितना कोस्टल रीजन है, हाँ, कोस्टल रीजन में क्या होता है, ताड़पत्र होते हैं। कोस्टल रीजन केरला से शुरू कर दीजिए, हाँ, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटका, हाँ, उसके बाद बंगाल भी, उड़ीसा भी, सारा कोस्टल रीजन में। तो इन्होंने उस ताड़पत्र की जो बेस्ट वेराइटी, जिसको श्रीताल कहते हैं, खरताल और श्रीताल। खरताल थोड़ा हार्ड होता है, हाँ, उसमें इनक्लेव करने से फट जाने की गुंजाइश होती है, हाँ। स्टाइलस जो है, हमारे पास बहुत सारे वो सब नमूने हैं, हाँ, बीच में आपको रुचि होगी। एक प्रोफेसर अंधारी की बहुत बढ़िया कैलीग्राफी पर किताब थी, उन्होंने बहुत किया हुआ है, हाँ। तो ये जो ताड़पत्र हैं वो अपनी आवश्यकता के अनुसार, क्योंकि 120 सेंटीमीटर तक में, हमने जब त्रिवेंद्रम में 1999 में वर्कशॉप की थी, यही वर्कशॉप, तब उसमें अपने इनॉग्रेशन में ताड़पत्र को मंगल प्रतीक के रूप में रखा था, हाँ, जो लगभग 120 सेंटीमीटर, 1.25 मीटर था। तो उसकी प्रोसेसिंग की अलग अलग विधि है, हाँ, वो विधि में जाएंगे तो वहाँ ताड़पत्र ले लिया। जो हमारा नॉर्थ, जो सेंट्रल, ये उत्तर पश्चिम भारत था जो है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलता था, हाँ, भूर्ज पत्र मिलता था। तो अब ये भूर्ज पत्र बहुत ही स्टेबल है जो है, हाँ, ये भूर्ज पत्र निकालने का जो सिस्टम है वह भी बहुत है टेक्निकल है और बहुत ड्यूरेबिलिटी है। तो सारा का सारा जितना पूरा का पूरा सेंट्रल एशिया, जिसे आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ये सब एरिया सारी जो मैन्युस्क्रिप्ट मिली है भोज पत्र में। हमारी प्राचीनतम जितनी मैन्युस्क्रिप्ट हमें मिली हैं वो किस में है, भोज पत्र में। चाहे वो गिलगिट मैन्युस्क्रिप्ट हो, बाबर मैन्युस्क्रिप्ट हो या तो बक्साली मैन्युस्क्रिप्ट हो, सब किस में है, भोज पत्र में है। और जो ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट जो है, हाँ, जिसे प्राकृत धम्मपद कहते हैं, जिसको एक डिट्रॉयल नामक एक विद्वान ने खोजा था, हाँ, वह भी किस में है, भूर्ज पत्र में। जो ओनली अवेलेबल मैन्युस्क्रिप्ट जो ब्राह्मी में है, जो पेरिस में बिब्लियोथेका इंडिका में शायद, वो भी किस में है,
भूर्ज पत्र में पूरा का पूरा रीजन जो है, अभी तक पेपर नहीं आया हुआ, हाँ नहीं डेवलप किए। अब ये हुआ कि जो नॉर्थ कर्नाटका का जो क्षेत्र है, हाँ वहाँ एक नायक किंगडम है जो है, वो केलडी जो है, वहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिक रिकॉर्ड के लिए एक उसके साथ कापड़ इन सबको मिलाकर एक कार्डेट मटेरियल तैयार किया, उसको लिखने लगे। अब जो हमारा उत्तर पूर्व का भारत था, हाँ विशेष रूप से आसाम रीजन तभी था, यहाँ क्या करें, जिन्होंने अगरू वृक्ष की छाल से जो है एक राइटिंग मटेरियल बनाया, तो उसको सांची पाठ कहते हैं, उस पर लिखना शुरू किया। तो अलग अलग क्षेत्र के मटेरियल से ये आज भी लिखे जा रहे हैं सारे के सारे। और फाइनली जो है 17वीं सेंचुरी के बाद जो है अलग अलग हैंडमेड पेपर का जो है वो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। तो फिर अलग अलग हैंडमेड पेपर अलग अलग स्टाइल में ये सारी चीज़ें आती हैं और अलग अलग नमूने होते गए। हाँ, किसी ने क्या किया कि एरो में जो है इंस्क्राइब कर लिया, किसी ने घड़े पे, अभी वो द्वारिका इंक्यूबेशन घड़े की बात कर रहे थे, तो अलग अलग ये मैटर वो सारी चीज ये लोग यूज करते रहे। तो ये जो इतिहास हमने आपको बताया वस्तुतः जो है ये लिटरेरी उसके आधार पर बताया कि जो हमारे पास पांडुलिपियां हैं वो किस किस मटेरियल में मिल सकती हैं। क्योंकि जब हम डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट के लिए जब बैठते हैं तो हमें जो है वो अलग अलग वेराइटी के मटेरियल्स की जानकारी होना चाहिए। एक तो ये है कि अगर जानकारी हो गई तो एक काल का भी एक आकलन हो जाता है कि ये मैन्युस्क्रिप्ट कितनी पुरानी होगी, कब से। यद्यपि ट्रेडिशन कंटिन्यू करती है, अभी भी जो है 19-20वीं शताब्दी में भी कश्मीर में जितने जो है ट्रेडिशनल होरोस्कोप बनते थे वो लोग भोजपत्र पर बनवाते थे। अभी भी जब किसी दीक्षा में जो है आपको यंत्र जो है यंत्र सिद्धि या मंत्र की करनी होती है तो आप भोजपत्र पर लिखते हैं उसको जो है। तो हमने किसी परंपरा को नहीं छोड़ा है। सदर्न इंडिया में अभी भी लेटेस्ट आज भी जो है वो इनग्रेव कर रहे हैं लोग, अभी हैं जो है इस तरह करने वाले। लेकिन ये हैंडमेड पेपर का आविष्कार विशेष रूप से जो चाइनीज डेवलपमेंट था जो ये भारत को मिला जो है उपहार के रूप में कहिए, चाहे वो तिब्बत के थ्रू आया हो या उधर से आया हो, ईस्ट से आया हो। तो उसके बाद जो 90% तो ना कहिए कि सदर्न रीजन में अगर ले लीजिए तो 20% एटलीस्ट ताड़पत्र में मैन्युस्क्रिप्ट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 60 to 65% जो अवेलेबल मटेरियल है वो अभी भी हैंडमेड पेपर है। क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट का एक ये है कि एटलीस्ट वो 75 ईयर ओल्ड होना चाहिए। यद्यपि ये कोई पैमाना नहीं है, लेकिन समय की दृष्टि से हम इसको मान सकते हैं। मैं सोचता हूँ आज आपके लिए इतना ही है, इसलिए भी कि एक स्पेन के विद्वान आए हैं, मैंने अपने कार्यक्रम के अनुसार 3:30 समय दिया था और वो सोच रहे होंगे कि अच्छा हमको बैठाए हुए हैं। तो कल हम जो है मैन्युस्क्रिप्ट, ये जो स्क्रिप्ट हैं ये रीजन वाइज पूरे देश में कैसे कैसे कहाँ स्टोर हुई, किस किस विषय की हैं, वो सर्वे ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्शन के रूप में कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। अभी आप हम सब ने हिस्ट्री ऑफ राइटिंग ट्रेडिशन पर आपका व्याख्यान सुना। यदि आपकी कोई जिज्ञासा हो नहीं, आप कल के लिए रख लें, जैसा हो कल नहीं रख लें। कल हम लोग जो है उपस्थित होंगे 1 बजे भारत अध्ययन केंद्र भवन में। देख रहे हैं आप लोग भारत अध्ययन केंद्र कोई हो पूछ ले, कोई हो। मालवीय भवन और वीसी आवास के बीच से जो रास्ता जा रहा है ना, लास्ट में जब आप पहुंचेंगे तो जो पुराना पेट्रोल पंप था जो कैंपस से परिचित होंगे, मालवीय अनुशीलन है उसके बगल में बिल्डिंग है। तो 1 बजे आप लोग वहाँ पहुँचे। तो कल का जो सत्र होगा वह प्रथम जो होगा वह
होगा ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन स्क्रिप्ट इन स्पेशल रेफरेंस टू ब्राउनी स्क्रिप्ट। प्रोफेसर सीताराम दुबे जी आपके साथ रहेंगे। और दूसरा जो इसके बाद टी ब्रेक है, फिर दूसरा जो व्याख्यान होगा वह सर्वे ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्शन इन इंडिया, इस पर आचार्य श्री का व्याख्यान होगा। जो आज का जो सत्र था इसी का दूसरा होगा। तो आप लोग आज की भी जो जिज्ञासा है और कल जो सत्र में बातें आएंगी उसके आधार पर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आज हम लोग ही हैं। आदरणीय आप प्रियंका जी, आप धन्यवाद ज्ञापन तो आपकी तरफ से हो जाए, बात क्या है। आज उद्घाटन सत्र के बाद इस सत्र में हम लोग सबको सुने, लाभान्वित हुए और इतिहास लेखन के उपादान के संदर्भ में सबका महत्वपूर्ण व्याख्यान हुआ। तो अपडेट भी हो रहा है। सर को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। सर पूरी कार्यशाला के दौरान हम सबसे जुड़े रहेंगे और कल भी सर को सुनने का मौका मिलेगा। सर का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और आप लोगों को सभी लोग जो है, एक बात मैं कहना चाहूँगी कि इस कार्यशाला में उपस्थिति अनिवार्य है। कोई ये ना सोचे कि मैं 2 दिन आई, 2 दिन नहीं आऊँगी, फिर 2 दिन नहीं आऊँगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, ना ये भावना आपके मन में आनी चाहिए। ये कार्यशाला आपके लिए है और आपके लिए ही ये आयोजित किया गया है। इसलिए अगर आप नहीं रहेंगे तो ये कार्यशाला चलाना संभव नहीं है। तो आप सभी की उपस्थिति अनिवार्य है। कल से हम लोग भारत अध्ययन केंद्र में मिलेंगे। सर को प्रणाम, बहुत बहुत सभी का किट वितरण भी कल वहीं होगा। नीचे सभी चाय है, नीचे सभी लोग चाय पिए, पहले चाय पीजिए।